हे एवरीवन, वेलकम टू सिम्बा स्कॉलर्स। जी स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर है एन इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन बॉडी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक अच्छी कोटेशन से स्टार्ट करेंगे। यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। ओके लेट्स स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इनके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। डिफाइन द टर्म एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी और एनाटमी को डिफाइन करेंगे। अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। डिफाइन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी। ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या है बॉडी का, ये देखेंगे। नेक्स्ट है डिफाइन एनाटॉमिकल पोजीशन। डिस्क्राइब द वेरियस बॉडी प्लान्स। Define the body cavities. Discuss body cavities and list the organ lying within each cavity. Identify abdominal pelvic region and quadrant. Identify the organs present in 9 abdominal pelvic regions. Briefly discuss the importance of abdominal pelvic quadrants and regions. तो इस सेमेस्टर में और इस टॉपिक में आपको इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहले जब आप टॉपिक पढ़ें उसके बाद आप इसकी जो टर्म्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसे समझना बहुत ज़रूरी है कि आया इस लेक्चर में हम सीखने क्या वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन टू एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटमी की डेफिनेशन स्टूडेंट्स आपको वाइवा के लिए टिप्स पे याद होनी चाहिए। वाइवा के लिए आप जाएंगे तो वो आपसे पूछ भी सकता है एनाटमी की डेफिनेशन सुनाओ और फिजियोलॉजी के। सो लेट्स स्टार्ट, पहले हम इसे सीखते हैं। एनाटमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स एंड फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी पार्ट्स। एनाटमी का मतलब है कि अंदरूनी और बैरूनी स्ट्रक्चर्स का जो है वो फिज़िकली मुआयना करना, यानी अंदर बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स का और बाहर वाले ऑर्गन्स का। और फिर यह है कि फ़िज़िकल रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी पार्ट्स और एक दूसरे के साथ हमारे बॉडी पार्ट्स का क्या रिलेशन है। नेक्स्ट है बॉडी इज एनाटमी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। जो एनाटमी का लफ्ज़ है वो ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट वाइवा के लिए टर्म है कि एनाटमी का लफ्ज़ कहाँ से ईजाद हुआ है, यानी कौन सी ज़ुबान से निकला है। ग्रीक वर्ड्स, यानी एना का मतलब है अब, एंटोमी का मतलब है कटिंग। वही बात होगी कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स का मुआयना करना। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी की डेफिनेशन देखेंगे। फिजियो इज इक्वल टू नेचर, यानी कि किसी चीज़ की साख्त क्या है, ठीक है। लॉगी स्टडी ऑफ द फिजियो का मीनिंग है नेचर और लॉगी का मतलब है स्टडी ऑफ द साइंसेस ऑफ बॉडीज फंक्शंस, हाउ द बॉडी पार्ट्स वर्क। लॉगी का मतलब है कि बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो वर्क कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे भी कोई भी डेफिनेशन हो तो आप उसे कट करके यानी उसका तोड़ जोड़ करके देखें। अगर कभी ऐसा हो इन केस कि आपको किसी वर्ड की डेफिनेशन नहीं आ रही तो आप थोड़ा सा जहन लड़ाएंगे तो आपको समझ में आ सकती है कि ये क्या है। जैसे कि फिजियो का हमने मीनिंग सीखा है, फिजियो मीन्स नेचर और लॉगी मीन्स के फंक्शन, हाउ द बॉडी पार्ट्स वर्क, ठीक है। इस पूरी पीपीटी में जो मेन है ना वो डेफिनेशंस हैं। इस बात को आपने याद रखना है क्योंकि एमसीक्यूज़ भी पेपर में इसी से आएंगे, इन सब डेफिनेशंस में से। और जो वाइवा के दौरान आपसे टीचर क्वेश्चन करेगा वो भी इन्हीं में से होगा। सो सब डिसिप्लिन्स ऑफ एनाटमी एंड फिजियोलॉजी देखेंगे। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ द एनाटमी। एनाटमी के 2 मेन टाइप्स हैं। माइक्रोस्कोपिक एनाटमी, माइक्रोस्कोप का आपको पता है कि वो चीज़ें जो हमारी आम आंख नहीं देख सकती और हम उसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं। इट इज़ स्टडी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, ये इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की स्टडी है। डैट कैन बी सीन विद हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी वो स्टडी, वो तालीम जो कि हम माइक्रोस्कोप से देख कर करते हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। यानी वो सिंपल इसकी डेफिनेशन है वो चीज़ जो हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। नेक्स्ट है मैक्रोस्कोपिक एनाटमी।
इट इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर दैट कैन बी सीन विद नेकेड आइज। और ये वो स्टडी है जो हम अपनी आम आँख से देख सकते हैं। नेकेड आई का मतलब है हमारी आम आँख, यानी जिससे हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं और अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। तो ये एक मेन डिफरेंस है। इन दोनों में से एक एमसीक्यू ज़रूर आएगा। माइक्रोस्कोपिक स्टडी एनेटमी मतलब कि वो चीज़, वो स्टडी जो हम माइक्रोस्कोप की मदद से करते हैं, और मैक्रोस्कोपिक एनेटमी यानी हम वो चीज़ें, वो स्टडी जो हम अपनी आम आँख से देख के करते हैं। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पूरी पीपीटी में आपको डेफिनेशंस मिलेंगी, और ये डेफिनेशंस आपको अपनी फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। इन्हीं में से एमसीक्यूज़ आएंगे और इन्हीं में से जो एग्जामिनर है वो आपसे वाइवा लेगा। Embryology, it deals the structures that emerges from the time of fertilized egg through the 8th week in utero. Embryology का मतलब है कि वो स्ट्रक्चर जिसमें एक छोटे सेल से यानी एक अंडे से 8th वीक में जो जाके एक मुकम्मल तौर पर सेल बन जाता है, यानी बच्चे का फर्टिलाइज्ड एग से लेकर 8th वीक तक मतलब कि मुकम्मल हो जाना है एक स्ट्रक्चर का, ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि हर एक डेफिनेशन को आप तोड़ जोड़ करके देखा करें। डेवलपमेंट का मतलब ही ये है कि बढ़ना। स्ट्रक्चर्स दैट इमर्ज फ्रॉम द टाइम ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग टू द अडल्ट फॉर्म, यानी जो कि मैंने पहले बताया, एक अंडे से यानी एक सेल से मुकम्मल तौर पर एक अडल्ट का बन जाना, एक मुकम्मल तौर पर एक ऑर्गन का बन जाना, ठीक है। ये अगर आपसे एग्जामिनर डेफिनेशन पूछे तो आपने सिंपल कह देना है डैट इमर्ज, स्ट्रक्चर्स डैट इमर्ज फ्रॉम द टाइम ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग टू द अडल्ट फॉर्म। फर्टिलाइज्ड एग टू द अडल्ट फॉर्म, इतनी सी भी बता देंगे तो इनफ है। नेक्स्ट है हिस्ट्रोलॉजी। हिस्ट्रोलॉजी की डेफिनेशन ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ही आती है एग्जाम्स में, और ये हमने सबसे पहले 9th क्लास में पढ़ी थी, ठीक है, अगर आपको याद हो तो। इट इज़ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ द टिश्यूज़। हिस्ट्रोलॉजी लफ्ज़ सुनते ही हमारी जहन में आ रहा है जैसे हिस्ट्री कुछ समथिंग। इट इज़ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ द टिश्यूज़। टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर्स यानी टिश्यू बना कैसे है, कैसे बना है, सिंपल सी बात है, सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। ये भी बहुत एक आम सी डेफिनेशन है, समटाइम एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए पूछ सकता है व्हाट इज स्ट्रक्चर या व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़। तो क्या टिश्यूज़ कैसे बनते हैं, सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। नेक्स्ट है सरफेस एनाटमी। एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी थ्रू विजुअलाइजेशन एंड पल्पेशन। सरफेस एनाटमी का मतलब है जो कि हम आम मुआयना करते हैं, एग्जामिन करते हैं स्किन के ऊपर, जो हम आम आँख से देखते हैं। देखने से भी पता चल जाता है अगर कोई स्पॉट हो, कोई वूंड हो, तो या फिर पल्पेशन करने से भी हमें पता चल जाता है। सरफेस एनाटमी के आम लफ्ज़ से पता चल रहा है क्या है ये, सरफेस ऑफ द बॉडी थ्रू विजुअलाइजेशन एंड पल्पेशन। नेक्स्ट है ग्रॉस एनाटमी। इसकी क्या डेफिनेशन है, स्ट्रक्चर दैट कैन बी एग्जामिन्ड विदाउट यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। ये वही डेफिनेशन हो गई जो कि हमने पहले भी पढ़ी थी, कौन सी थी, मैक्रोस्कोपिक एनाटमी। ग्रॉस और मैक्रोस्कोपिक ये दोनों में ना इसका डिफरेंस जो है ना आपको थोड़ा मालूम होना चाहिए। डिफरेंस कोई भी नहीं है, लेकिन बस चंद एक वर्ड्स का डिफरेंस है। ग्रॉस एनाटमी, स्ट्रक्चर दैट कैन बी एग्जामिन्ड विदाउट यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। ये जो एग्जामिनर है ना इसकी डेफिनेशन ऐसे देगा, that structure can be examined without using a microscope। तो वो नीचे क्या दे देगा, ऑप्शंस क्या दे देगा, ग्रोस एनाटमी या फिर दे देगा मैक्रोस्कोपिक एनाटमी। तो जो बेस्ट ऑप्शन है ना वो आपने उस पर टिक मार्क करना है। ये ना हो कि आप वो करके आ जाओ और बाद में कहे कि हमने तो ये पढ़ा था। तो इसका जो बेस्ट आंसर है ना वो है ग्रोस एनाटमी, ठीक है। नेक्स्ट है सिस्टमिक एनाटमी। इट इज़ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर ऑर्गन सिस्टम्स। ये मेजर ऑर्गन सिस्टम्स का की स्ट्रक्चर की स्टडी है कि ऑर्गन्स जो हैं, मेजर ऑर्गन्स काम कैसे करते हैं और ये बने कैसे। एग्जाम्पल रेस्पायरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब कि देख लो, पहले हमारा रेस्पायरेशन यानी
ऊपर वाला हिस्सा ये रेस्पायरेशन सिस्टम है, उसके बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। फिर है रीजनल एनाटमी। स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द बॉडी के वो खास हिस्से सच एज द सेफेलिक रीजन, सर्वाइकल रीजन एंड पेल्विक रीजन एक्सेट्रा। रीजनल का मतलब है यानी कोई ख़ास हमारी बॉडी का ऑर्गन, ठीक है। पहला ही लफ्ज़ ये लिखा है स्पेसिफिक, ठीक है। तो अगर आपसे एमसीक्यूज़ आता है या फिर आपसे वाइवा में पूछा जाता है तो यही है स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द बॉडी सच एज द स्पेलिक रीजन, सर्वाइकल रीजन, पेल्विक रीजन एक्सेट्रा। रेडियोग्राफिक एनाटमी, बॉडी स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी विजुअलाइज्ड विद एक्सरेज। रेडियो के लफ्ज़ से ही आपको पता चल रहा है यानी रेडिएशंस यानी जैसे बॉडी स्ट्रक्चर्स, बॉडी के वो हिस्से दैट कैन बी विजुअलाइज जो कि हम देखे जाते हैं विद एक्सरेज। जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर किसी की को पाँव में कोई ऐसी मोच आ जाए या फिर समटाइम एकदम से किक करने से जो हमारा मांस है ना पाँव का या हाथ का या किसी भी ऑर्गन का वो स्वेल हो जाता है, तो जो डॉक्टर है वो क्या कहेगा कि एक्सरे करवाओ। डेफिनेटली एक्सरे के अंदर जो होगा उसका इंटरनल स्ट्रक्चर आएगा तो वो उससे देखेगा, ठीक है। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल एनाटमी। स्ट्रक्चर्स चेंजेस फ्रॉम ग्रोस टू माइक्रोस्कोप एसोसिएटेड विद डिजीज़। पैथोलॉजिकल का मतलब ही ये है कि इसकी हिस्ट्री कमिस्ट्री क्या है कि आया कि ये डिज़ीज़ हुई कैसे है। इसका मतलब कि स्ट्रक्चरल चेंजेस यानी फॉर एग्जांपल कि अगर हमें कुछ किक की है, उसके थोड़ी देर बाद बर्निंग स्टार्ट हो गई है या फिर पेन स्टार्ट हो गई है, उसके बाद स्वेलिंग हो गई है, स्वेलिंग के बाद मज़ीद दर्द हो रहा है, वहाँ से हमारा मांस जो है वो रेड हो गया है, तो ये मतलब कि उसके चेंजेस है कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ ऐसे, यानी स्ट्रक्चरल चेंजेस एसोसिएटेड विद डिजीज़ मतलब कि डिजीज़ कैसे हुई है। नेक्स्ट है न्यूरो फिजियोलॉजी। न्यूरो से मिलकर पता ही चल रहा है कि रिलेटेड टू हमारा क्या कहते हैं ब्रेन। फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नर्व सेल्स, जो हमारी नर्व सेल्स हैं उनकी फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ मतलब कि हमारी नर्व सेल्स जो हैं वो काम कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एंडोक्रिनोलॉजी। हॉर्मोन्स यानी एंडोक्राइनोलॉजी, एंडो से आपको पता ही चल रहा है यानी इंटरनल। हॉर्मोन्स केमिकल रेगुलेट इन द ब्लड एंड हाउ दे कंट्रोल बॉडी फंक्शंस। तो आपने सिंपल बताना है वो हॉर्मोन्स वो केमिकल जो कि ब्लड को रेगुलेट करता है एंड हाउ दे कंट्रोल बॉडी फंक्शन, और वो कैसे हमारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी। कार्डियो से पता चलता है कि क्या है हार्ट। फंक्शन ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, हार्ट और ब्लड वेसल्स का फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी, हाउ द बॉडी डिफेंड्स इटसेल्फ अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट। इम्यूनोलॉजी का मतलब ये है क़ुव्वत मदाफ़त। जैसे ही कोई बाहर से बैक्टीरिया कोई वायरस हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो हमारी बॉडी उसके ख़िलाफ़ कैसी एहतियाती तदाबीर करती है, मतलब कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी ऐसे एंटीजेंस मतलब कि क़ुव्वत मदाफ़त मौजूद है कि वो अपना डिफेंस कर सकती है कि कोई नॉर्मल सा कोई पैथोजन होगा, कोई वायरस बैक्टीरिया, तो हमारी बॉडी उसे किल कर सकती है। लेकिन अगर इसे बढ़कर हो तो उसके लिए क्या करते हैं हम आउटर यानी बाहर से हम डिफेंस करते हैं यानी मेडिसिन वगैरह लेते हैं। नेक्स्ट है रेस्पायरेटरी फिजियोलॉजी। रेस्पायरेटरी यानी हमारी रिलेटेड टू एयर, सांस, लंग्स, मतलब कि इन सब चीज़ों से। फंक्शन ऑफ द एयर पैसेज वेज एंड लंग्स, यानी एयरवे का हमारी बॉडी में जाना, उसका पैसेज यानी कैसे जाता है और हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है, ठीक है। नेक्स्ट है रीनल फिजियोलॉजी। रीनल रिलेटेड टू किडनी, ये आपने हमेशा याद रखने और ये मेडिकल टर्म्स हैं जो कि याद करना बहुत ज़रूरी है। और मेडिकल टर्म्स इसीलिए होती हैं कि हर पेशे में मौजूद मतलब कि स्पेसिफिक टर्म्स यूज़ की जाती हैं जो कि उस एक तो पेशे को और ज़्यादा मतलब कि खूबसूरती देता है, और नंबर 2 पर यह है कि
आम इंसान के सामने हम क्या बात कर रहे हैं उससे पता नहीं चलता। ये एक तरह के हमारे कोड होते हैं कि हम पेशेंट के सामने भी कोई बात कर रहे हैं लेकिन उसे उन चीज़ों का नहीं पता। रीनल फिजियोलॉजी, फंक्शन ऑफ द किडनी, सिंपल फंक्शन ऑफ द किडनी। नेक्स्ट है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, सिंपल सी डेफिनेशन, चेंजेस इन सेल एंड ऑर्गन फंक्शंस एज अ रिजल्ट ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी, यानी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स का वो बदलाव जो कि हम मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं। लेट्स सपोज अगर हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर हम चलते भी फिरते हैं और मतलब कि चलें भी आमतौर पर कोई 15-20-25 मिनट, तो आप अपनी बॉडी में चेंजेस देखेंगे कि हमें स्वेटिंग होनी शुरू हो गई है या समटाइम लोगों का सांस उखड़ना शुरू हो जाता है, प्यास लगती है, मतलब कि ये फिज़िकल चेंजेस है। एक्सरसाइज सिर्फ वही नहीं होती जो हम जिम में जा करते हैं या फिर ख़ास तौर पर अपने बॉडीज़ को मूवमेंट बॉडी पार्ट्स को मूव करते हैं। एक्सरसाइज नॉर्मल वो भी होती है जो अगर हम चल भी रहे होते हैं। डॉक्टर अक्सर उन लोगों को रिकमेंड करते हैं कि अगर आप एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं कर सकते, टाइम नहीं दे सकते, तो एटलीस्ट दिन में आप 2 घंटे चलें और वही आपकी क्या होगी, एक्सरसाइज होगी। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी, फंक्शनल चेंजेस एसोसिएटेड विद डिजीज़ एंड एजिंग। फंक्शनल चेंजेस जो कि हमने पहले भी पढ़ा था, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, क्यों है, कैसे है, यानी हुआ क्या है फंक्शनल चेंजेस के हमारे बॉडी ऑर्गन्स में चेंज कैसे आया है, ये डिजीज़ कैसे आई है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपने टिप्स पे याद रख, फिंगर टिप्स पे याद कर लेनी है। फंक्शनल चेंजेस वो चेंजेस, वो बदलाव जो कि बीमारी की वजह से होती हैं, और एजिंग यानी उम्र बढ़ने के साथ जो होती हैं। ठीक है, यहाँ पे लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन द ह्यूमन बॉडी, ये देखेंगे। पहले क्या है, केमिकल लेवल, यानी एक केमिकल रिएक्ट कर रहा है। फिर का आगे क्या है, सेल लेवल जाता है, सेल लेवल में जाता है जो क्या है, हमारे सेल में क्या क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। फिर सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, जो कि मैंने पहले भी कहा, ये पूरी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू लेवल, और टिश्यू लेवल से फिर क्या बनता है, ऑर्गन लेवल, और ऑर्गन लेवल से ऑर्गन सिस्टम लेवल। एक ऑर्गन बनेगा, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल, मतलब कि वो ऑर्गन दूसरे कई ऑर्गन से कनेक्टेड है। ठीक है, जैसे ये देखें, किडनी किससे कनेक्टेड है, हमारे यूरिटर से, यूरिटर यूरिनरी ब्लैडर से, यूरिनरी ब्लैडर किससे कनेक्टेड है, यूरेथ्रा। और यूं ये सारा मिलकर क्या बना रहा है, यूरिनरी सिस्टम। और उसके बाद क्या मुकम्मल तौर पर क्या बनता है, एक बेबी, यानी ऑर्गेनिज्म लेवल। डायरेक्शन टर्म्स जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ मेडिकल टर्म्स है जो कि ऑलमोस्ट नहीं, मतलब कि सबको ये सीखनी पड़ती हैं, और ये ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में सीख लेते हैं तो मज़ीद आगे आपके जो 7th सेमेस्टर्स रह जाते हैं, और आपकी होल लाइफ में जितनी देर आप जॉब करते हैं, मतलब कि ये प्रोफेशन आपका है, तो ये ज़रूरी है टर्म्स याद करना। एंटीरियर यानी वेंट्रल, ये टर्म्स आपको याद करनी होंगी। इसका मीनिंग क्या है, द फ्रंट, मतलब कि बिफोर। पोस्टीरियर हमारी बैक। एंटीरियर यानी हमारा अगला हिस्सा, पोस्टीरियर हमारा पिछला हिस्सा। ठीक है, इसकी एक और टर्म है, इसे वेंट्रल भी कहते हैं। ठीक है, एंटीरियर एंड वेंट्रल ये एक ही है, मतलब कि हमारा आगे वाला हिस्सा यानी बिफोर, और इजी करने के लिए आगे और इजी लैंग्वेज लिखी हुई है, यानी बिफोर। पोस्टीरियर यानी डॉर्सल, हमारा पीछे द बैक, बिहाइंड। फिर है सफेलिक, जो कि हमने पहले भी पढ़ा, सफेलिक रिलेटेड तो हाँ हमारा ब्रेन है। सफेलिक किसे कहते हैं, हेड। कोडाल यानी टेल, कॉक्सिस इन ह्यूमन बॉडी, टेल को कॉक्सिस भी कहते हैं। फिर है इंफीरियर यानी निचला हिस्सा, बिलो, लोअर लेवल। सुपीरियर अबव, एट द हायर लेवल। सुपीरियर का लफ्ज़ ही हमें शो कर रहा है, सुपीरियर का मतलब है सबसे अव्वल, सबसे ऊपर वाला हिस्सा। अक्सर कॉलेजेस के भी नाम होते हैं सुपीरियर कॉलेज, तो इसे भी याद रख सकते हैं। अबव, एट द हायर लेवल, ऊपर वाला हिस्सा। मीडियल, नियर द मीडियल लाइन, यानी मीडियम जो सेंटर में हिस्सा होता है। लेटरल, अवे फ्रॉम मीडियल लाइन, यानी मीडियल, नियर द मीडियल लाइन से थोड़ा पीछे जो है, आगे जो है। ठीक है, प्रॉक्सिमल, नियर टू द अटैचमेंट ऑफ लिम्ब टू द ट्रंक, हमारा जो लिम्ब का हिस्सा है जो ट्रंक से अटैच है, वो वाला हिस्सा। डिस्टल,
अवे फ्रॉम अटैच्ड बेस, वो डिस्टल मतलब का डिस्कार्ड कर देना, अवे फ्रॉम जिस चीज मतलब कि जिस चीज़ से वो अटैच है। सुपरफिशियल, नियर और क्लोज टू बॉडी सरफेस, सुपरफिशियल यानी वो जो नियर और बिल्कुल क्लोज है किसके, हमारी बॉडी के। डीप, अवे फ्रॉम बॉडी सरफेस, डीप डीप का मतलब है कि अवे बाहर वाली हमारी सतह नहीं, मतलब कि बाहर वाली आउटर मोस्ट लेयर नहीं, अंदर बहुत ज़्यादा डीप, अवे फ्रॉम बॉडी सरफेस मतलब कि बॉडी से दूर लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा डीप। ये टर्म्स स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके वाइवा के लिए भी प्लस एमसीक्यूज़ के लिए भी। ये जस्ट पढ़ने के लिए नहीं है बल्कि आपके जहन नशीन करने के लिए, याद करने के लिए, अच्छे मार्क्स लेने के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए। ओके, नेक्स्ट है एनाटॉमिकल पोजीशन। The common names and corresponding anatomical terms are indicated for specific body regions, जो कि मैंने पहले भी बताया कि ये specific body regions के लिए टर्म्स यूज़ होती हैं, यानी ये वो नाम है जो खास बॉडी के ऑर्गन्स के लिए, हिस्सों के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हेड इज़ फेलिक रीजन, जो कि मैंने पहले बताया, सफेलिक यानी रिलेटिव टू हेड, मतलब कि सफेलिक हेड का, हेड एक आम ज़ुबान का लफ्ज़ है जो कि बच्चों को भी पढ़ाया जाता है। हर मेडिकल से आउट भी कोई पर्सन होगा तो कहेगा ये हेड है, लेकिन जो मेडिकल टर्म्स के स्टूडेंट्स उन्हें पता है कि ये सफेलिक है, ठीक है, हमारी टर्म में इसे सफेलिक कहेंगे। Body plans, the anatomical plans are different lines used to divide the human body. कुछ ऐसी एनाटॉमिकल प्लान्स है, यानी बॉडी को डिवाइड किया जाता है, वो इसलिए होता है ताकि हमें पता हो कि बॉडी का कौन सा ऑर्गन किस हिस्से में है, ठीक है। जैसे हमारे हार्ट की 3 लेयर्स हैं, तो जैसे हमारे हार्ट पे कुछ अफेक्ट करता है तो हम अंदाज़ा लगाएंगे, अच्छा अभी यहाँ से है, यहाँ से है, यहाँ से है। मतलब कि जैसे कोई पेशेंट आया तो हमें बताएगा हमें यहाँ पर पेल्विक रीजन में पेन है या एब्डोमेन में है या स्टमक में है, तो हम अंदाज़ा लगाएंगे, अच्छा यहाँ पे ये ऑर्गन है, इससे कनेक्टेड ये ऑर्गन है। तो ये सब चीज़ें डिज़ीज़ की आइडेंटिफिकेशन के लिए होती हैं। देर आर 3 प्लान्स कॉमनली यूज्ड, कॉमन जो है वो 3 प्लान्स यूज़ होते हैं, लेकिन इसके फर्दर भी और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए और भी बहुत सारे इसके प्लान्स हैं, यानी क्वाड्रेंट्स हैं, कॉर्नर्स हैं, लेकिन 3 जो है ना वो मेन इस्तेमाल होते हैं, और ये भी याद कर लें क्योंकि ये एमसीक्यूज़ और वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे कि ये साथ साथ में एक ही बात कह रहे हैं, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है, और मैं चाह रही हूँ कि आपके एमसीक्यूज़ जो हैं वो साथ साथ क्लियर हो जाएं। सैगिटल, क्रोनल एंड ट्रांसवर्स, ठीक है, अब बारी बारी हम इनके बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ बॉडी प्लान्स। A sagittal plan divides the body into right and left. सैगिटल प्लान में जो बॉडी है ना, इसको दाहिने से बाएं तरफ या बाएं से दाएं तरफ कह लें, मतलब कि इस तरीके से डिवाइड किया है कि हमारी दाहिनी तरफ कौन से ऑर्गन्स है और हमारे बाएं तरफ कौन से ऑर्गन्स है, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट है अ ट्रांसवर्स प्लान डिवाइड्स द बॉडी हॉरिजेंटली इनटू अ सुपीरियर एंड इन्फीरियर पोर्शन, जो कि ये 2 टर्म्स सुपीरियर एंड इन्फीरियर हमने ऊपर भी पढ़ी हैं कि ये मेडिकल टर्म्स है। सुपीरियर मीन्स ऊपर वाला पोर्शन, ऊपर वाला हिस्सा, और इन्फीरियर यानी नीचे वाला हिस्सा। तो ट्रांसवर्स में बॉडी जो है ना हॉरिजेंटली यानी ऊपर और निचले हिस्से में डिवाइड है, कि ऊपर वाले हाफ हिस्से में कितने ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से ऑर्गन एक दूसरे से कनेक्टेड है, और नीचे वाले में, ठीक है। फिर है अ कॉर्नल सेक्शन। अब कॉर्नल सेक्शन में क्या है, इज़ अ कट दैट डिवाइड्स द बॉडी इनटू इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शंस, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है। इंफीरियर यानी आगे वाला हिस्सा, और पोस्टीरियर हमारा पिछला हिस्सा, ठीक है, मतलब कि बॉडी के आगे वाले हिस्से में कौन से ऑर्गन्स हैं और पीछे वाले हिस्से में कौन से ऑर्गन्स हैं। लाइक जैसे हमारे आगे वाले हिस्से में यानी एंटीरियर में हमारी आइज़ है, नोज़ है, हमारा पूरा फेस है। अब पोस्टीरियर पे क्या है कि हमारी वर्टिब्री है, वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ये आगे बॉडी प्लान्स जो कि पहले भी कहा, बताया गया आपको कि किस किस तरीके से इसे डिवाइड किया गया, ताकि हम बॉडी के ऑर्गन्स को, बॉडी की पोजीशंस को, प्लान्स को अच्छे तरीके से समझ सकें। अब ये है बॉडी कैविटीज़, ठीक है। मैनी वाइटल ऑर्गन्स आर सस्पेंडेड इन इंटरनल चैनल।
चैम्बर्स कॉल्ड बॉडी कैविटीज़। अब ये बॉडी कैविटीज़ की डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। इसमें क्या है, मैनी वाइटल ऑर्गन्स। वाइटल का मतलब है ज़रूरी, अहम, इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे ज़रूरी ऑर्गन्स आर सस्पेंडेड इन इंटरनल चैम्बर्स। बहुत सारे ज़रूरी ऑर्गन्स हमारे अंदर वाले हिस्से में यानी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, बॉडी कैविटीज़। कैविटीज़ मतलब के आम से आम ज़ुबान में भी कह ले तो खाने या पार्ट्स, ठीक है, ऐसे इन्हें समझा जा सकता है। फंक्शंस ऑफ बॉडी कैविटीज़। अब इन बॉडी कैविटीज़ का क्या फंक्शन है, इनका क्या किरदार है, तो वो है दे प्रोटेक्ट डेलिकेट ऑर्गन्स, यानी ये बॉडी के डेलिकेट्स दे प्रोटेक्ट, ये प्रोटेक्ट्स करती हैं ऑर्गन को। एग्जांपल ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, मतलब कि जैसे हमारे बॉडी में सेफेलिक यानी हमारे क्या कह सकते हैं, हमारे हेड में एक लुब्रिकेशन यानी एक वाटर पाया जाता है, एक थिक सा लिक्विड पार्ट। अब ये क्या करता है कि लुब्रिकेट रखता है ऑर्गन्स को। फ़र्ज़ किया अगर हमारी बॉडी के मतलब हमारी पूरी बॉडी में पानी है, अगर वो पानी ख़त्म हो जाए तो ये क्या होगा कि हमारी हड्डियाँ जो हैं, लिगामेंट्स, यानी एक दूसरे से टकराएंगी, और अगर टकराएंगी तो मतलब कि हमारे बॉडी का मैकेनिज़्म ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये जो लुब्रिकेशन है ये हमारी वूल यानी पूरी बॉडी के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है दे परमिट द सिग्निफिकेंट चेंजेस। ये इजाज़त देती हैं हमारे साइज़ को यानी बॉडी ऑर्गन्स को बढ़ने में। दे परमिट द सिग्निफिकेंट चेंजेस इन साइज़ एंड शेप ऑफ विसराल ऑर्गन्स। एग्जाम्पल हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन्स, यूरिनरी एंड ब्लैडर। मतलब कि हमारे पूरी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं ये सिग्निफिकेंट, परमिट का मतलब है इजाज़त देना, मतलब कि वो हमारे बॉडी को मतलब कि फैलने में, बढ़ने में मदद देती है, ठीक है, इजाज़त देती है। मतलब कि इस पानी का, इस लुब्रिकेशन का जो हमारी बॉडी में मौजूद है कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। अब ये है टाइप्स ऑफ बॉडी कैविटीज़। बॉडी कैविटीज़ की कितने टाइप्स है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉडी कैविटीज़। एक है डॉर्सल बॉडी कैविटी, सेकंड है वेंट्रल बॉडी कैविटी। तो टाइप्स ऑफ डॉर्सल कैविटी, अब देखें आगे से इनकी जो है ना वो टाइप्स आती जा रही हैं, तो इसको मतलब कि उस तरीके से हम इस वीडियो में भी समझ नहीं सकते। तो स्टूडेंट्स आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने हाथ में कॉपी और पेंसिल ज़रूर रखें और मुकम्मल तौर पर एक स्केच बनाएं, जिससे आपको समझ आ सकती है इसकी ये टाइप्स हैं, इसकी ये टाइप्स हैं। तो एक ब्रीफली एक्सप्लेनेशन के लिए ना आपके पास अपने नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। उससे ये है कि नेक्स्ट जब आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको पूरी पीपीटी या पूरी वीडियो देखने की या पूरी पीपीटी पढ़ने की, पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ अपने नोट्स देखेंगे और आपको उसका एक ब्रीफली जो सारा उसका नक्शा है वो आपके सामने आ जाएगा कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। टाइप्स ऑफ डोर्सल कैविटी, क्योंकि इस तरीके से आप भूल सकते हैं, इसलिए मैंने आपको कहा कि आपके पास अपने हाथ के बनाए हुए नोट्स बहुत ज़रूरी है। क्रेनियल कैविटी, क्रेनियल कैविटी में क्या है, एनक्लोज्ड बाय द स्कल, जो कि हमारे स्कल से बंद है, एंड कॉन्टेन्स द ब्रेन, इसमें ब्रेन पाया, इससे कनेक्ट मतलब कि इसमें पाया जा रहा है हमारा ब्रेन, आइज़ एंड ईयर्स। क्रेनियल कैविटी में क्या मौजूद है, एनक्लोज्ड बाय स्कल, मतलब कि ये हमारा पूरा स्कल का हिस्सा है, जिससे क्या कनेक्टेड है, कॉन्टेन्स है, इसमें क्या क्या है, ब्रेन है, आइज़ है, और इसी से कनेक्टेड हमारे ईयर्स हैं। फिर है स्पाइनल कैविटी, एनक्लोज्ड बाय द स्पाइन एंड कॉन्टेन्स द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइन और स्पाइनल कॉर्ड मतलब एक ही है। स्पाइनल कैविटी में क्या पाया जा रहा है, स्पाइन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड से हमारी रिब्स भी कनेक्टेड है, ठीक है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि वो आपसे पूछेगा क्रेनियल कैविटी में क्या क्या पाया जाता है, आपने सिंपली कहना है ब्रेन, आइज़ एंड ईयर्स, और स्पाइनल कॉर्ड में क्या पाया जाता है, स्पाइन एंड कॉन्टेन्स द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, एक ही है, मतलब एक ही मतलब है। ये एक डायग्राम है आपके समझने के लिए। क्रेनियल कैविटी यानी हमारा हेड है, ये बॉडी कैविटीज़, थोरेसिक कैविटी, वेंट्रल, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डिनो एब्डिनोमाइनल, पेल्विक कैविटी है, फिर पीछे वाला यानी डॉर्सल कैविटी, स्पाइनल कैविटी, पेल्विक कैविटी। अब ये है बॉडी कैविटी। टाइप्स ऑफ वेंट्रल बॉडी कैविटी, आगे पीछे हमने डॉर्सल पढ़ा था, ये वेंट्रल है, ठीक है। थोरेसिक कैविटी,
एनक्लोज बाय द रिब कैच यानी हमारे आगे चेस्ट वाला हिस्सा इसे कहते हैं थोरेसिक कैविटी। एनक्लोज्ड बाय द रिब केज जो कि रिब्स यानी पसलियों से ढका हुआ है। एंड कॉन्टेन्स द लंग्स एंड हार्ट और इसमें क्या पाया जाता है, लंग्स और हार्ट। एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी एनक्लोज्ड बाय एब्डोमेन एंड पेल्विक ग्रिडल। एब्डोमिनो पेल्विक में क्या पाया कैविटी में एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी में क्या पाया जाता है, एब्डोमेन। उसकी हाफ लफ्ज़ से ही पता चल रहा है इसमें एब्डोमेन है एंड पेल्विक ग्रिडल। अगर कोई डेफिनेशन स्टूडेंट्स आपको भूल भी जाए वाइवा के दौरान या एमसीक्यूज़ के दौरान तो घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। आपने अपनी समझ से सोच से उस डेफिनेशन के पार्ट्स करने हैं और मुकम्मल तौर पर आपने जो है ना अपनी कोशिश एफ़र्ट्स लगानी है और सही ही एमसीक्यूज़ आपने मार्क करना है। फिर है एब्डोमिनल कैविटी। इट कॉन्टेन्स द किडनीज, यूरिटर्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, गाल ब्लैडर एंड पेनक्रियास। एब्डोमिनल कैविटी में ये सब चीज़ें हैं, ये आपने अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेनी है। फिर है हमारी पेल्विक कैविटी। एनक्लोज्ड बाय द पेल्विक एंड कॉन्टेन्स ब्लैडर, एनस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो हमारा पेल्विक कैविटी है ये किससे कॉन्टेन है, पेल्विक एंड कॉन्टेन्स, इसमें क्या क्या पाया जाता है, ब्लैडर, एनस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पेल्विक कैविटी ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये डायग्राम भी अच्छे तरीके से देखने से आपको समझ आ सकती है कि हमारे यहाँ पर क्या क्या है। पेरिकार्डियल कैविटी, इट इज़ अ पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द पेरिटल, पेरिकार्डियम एंड विसराल लेयर। पेरिकार्डियल कैविटी जो है एक ये पोटेंशियल का मतलब है इम्पोर्टेंट स्पेस है बिटवीन द पेरिटल, पेरिकार्डियम एंड विसराल लेयर। मतलब कि पेरिकार्डियम लेयर और इससे फर्दर जो लेयर्स हैं। इट कॉन्टेन्स अ सप्लाई ऑफ सीरस फ्लूइड। सीरस फ्लूइड जो कि एक वाइट कलर का थिक कलर का फ्लूइड है जो कि ये सप्लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट है द सीरस फ्लूइड दैट इज़ फाउंड इन द स्पेस इज़ नोन एज द पेरिकार्डियल फ्लूइड। वो वाइट फ्लूइड जो कि स्पेस में पाया जाता है वो क्या कहलाता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है। द सीरस फ्लूइड that is found in the space is known as the pericardial fluid। अब है ये पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो ये सारे डायग्राम आपके सीखने के लिए। अब है अब्डोमिनल क्वाड्रेंट। ये वही है जो कि हमने ऊपर भी पढ़ा है, सिंपल से ये चीज़ें हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि हमारी बॉडी को लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन चीज़ों से क्या है मतलब कि कोऑर्डिनेट है ताकि हम सीख सकें। पाइलोरस ये सेक्शन ऑफ द स्टमक है, ये आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है। मतलब कि इसका ऊपर वाला हिस्सा क्या है, फंडस, फिर नीचे क्या आता है, बॉडी है, फिर एंट्रम है और उससे दूसरी तरफ क्या है, कार्डिया एंड पाइलोरस। ये स्टूडेंट्स वही है ऑर्गन्स जो कि ये ऑर्गन्स ना ऐसे बारी बारी पढ़ने से आपको अच्छे तरीके से मतलब कि एक तरह से आप ज़हन नशीन कर लेंगे लेकिन समझ नहीं सकेंगे, ठीक है। लेकिन जो ऊपर डायग्राम्स हमने देखी है ना वो आप अगर देख लेते हैं, जैसे ये है तो यहाँ पर जो जो ऑर्गन्स है ना आप उनसे देखने से और लिखने से आपको याद होगा कि हमारे राइट लेफ़्ट कोऑर्डिनेट में या लेफ़्ट राइट कोऑर्डिनेट में अपर या डाउन कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं, तो तभी आप के अच्छे तरीके से ज़हन नशीन होंगे। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको समझ आई हुई तो अपना फीडबैक देना नहीं भूलिए। थैंक यू वेरी मच।